स्वागत है हमारे चैनल रवि बायोलॉजी क्लासेस गया। मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को जीन म्यूटेशन के बारे में बताया था और उसमें मैंने टोटली 7 म्यूटेशन के बारे में मैंने बताया था कि जीन म्यूटेशन को 7 कैटेगरीज में बांटा। एक तो था फॉरवर्ड म्यूटेशन, दूसरा था बैकवर्ड म्यूटेशन, तीसरा था सप्रेसर म्यूटेशन, चौथे नंबर पे नेचुरल म्यूटेशन या फिर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। गुड। पांचवा नंबर पे था आर्टिफिशियल म्यूटेशन या इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस मतलब कोई बाहर चीज से हम उसको जोड़ रहे थे एक्सटर्नली, तो इंड्यूस या आर्टिफिशियल। और छठे नंबर पे मैंने बताया था ट्रांजिशन और सातवें नंबर पे बताया था ट्रांसवर्सन म्यूटेशन। तो बच्चों ये 7 म्यूटेशन मैंने बताया था जीन म्यूटेशन में, क्लियर है। उसके बाद उससे पहले ही मैंने आपको क्रोमोसोमल म्यूटेशन बताया था और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में मैंने 2 ब्रॉड कैटेगरी बनाया था, न्यूमेरिकल म्यूटेशन और मैंने बताया था कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन में न्यूमेरिकल म्यूटेशन और नंबर का म्यूटेशन उसी को बोलते हैं, और स्ट्रक्चरल चेंजेस वाली बातें। तो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन और न्यूमेरिकल म्यूटेशन 2 म्यूटेशन हो गया बच्चों। उसके बाद स्ट्रक्चरल में मैंने आपको 4 बातें बताई थी। कौन कौन? एक था डुप्लीकेशन यानी कि एडिशन, ठीक है ना। दूसरा था डिफिशियंसी और डिलीशन, ठीक है। तीसरा इनवर्सन, चौथा ट्रांसलोकेशन, क्लियर। फिर ये स्ट्रक्चरल चेंजेस थे और न्यूमेरिकल चेंजेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि होमोपोलॉइडी एंड हेटेरोपोलॉइडी। होमोपोलॉइडी तो म्यूटेशन कॉज करता ही नहीं है, हेटेरोपोलॉइडी करता है। हेटेरोपोलॉइडी में भी 2 बातें, यूपोलॉइडी एंड यूपोलॉइडी। यूपोलॉइडी कोई सिंपल बात था, कोई टेंशन नहीं था। n हैप्लॉइड, 2n डिप्लॉइड, 3n ट्रिप्लॉइड, 4n टेट्राप्लॉइड, 5n पेंटाप्लॉइड, तो ये सिंपल था। लेकिन जो एंड यूपोलॉइडी था उसमें पोलॉइडी ही चेंज कर जा रहा था, तो उसमें क्रोमोसोम या तो बढ़ रहा था या क्रोमोसोम घट रहा था। अगर बच्चों क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो पर हाइपर पोलॉइडी, अगर क्रोमोसोम घट रहा है तो हाइपोपोलॉइडी। तो हाइपोपोलॉइडी में मैंने 3 बातें बताया था, क्या ध्यान सुनिएगा। हाइपोपोलॉइडी में एक बताया था मैंने कि एक क्रोमोसोम घट गया तो मोनोसोमी, लेकिन एक क्रोमोसोम 2 बार में घट रहा है 2 जनरेशन में, तो उसे बोलेंगे डबल मोनोसोमी। लेकिन बच्चों 2 क्रोमोसोम एक ही जनरेशन में दोनों क्रोमोसोम घट गया तो उसको बोलेंगे नलिसोमी, क्लियर। उसके बाद पर की बात करें तो हाइपरपोलॉइडी यानी कि पोलॉइडी अब बढ़ेगा तो एक क्रोमोसोम बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राइसोमी। लेकिन एक क्रोमोसोम 2 जनरेशन में, इस जनरेशन में भी एक क्रोमोसोम बढ़ गया और अगला जनरेशन में फिर एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। लेकिन 2 क्रोमोसोम एक ही जनरेशन में 2 क्रोमोसोम बढ़ जाता हो तो उसे बोलते थे टेट्रासोमी। एक और बात जान लो आज कि 2 क्रोमोसोम 2 जनरेशन में बढ़ रहा है तो उसे बोलेंगे डबल टेट्रासोमी, क्लियर। तो ये सारी चीजें थी न्यूमेरिकल म्यूटेशन, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन में स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन में मैंने 7 बातें बता ही दिया। अब सवाल ये है कि म्यूटेशन होता है कैसे। तो मैंने कहा था कि म्यूटेशन अचानक होता है। म्यूटेशन कैसे होता है? अचानक होता है। तो सडनली या एनी अब्रप्ट चेंजेस इन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम or chemical composition of gene so affect phenotype, and this effect carry generation to generation is known as mutation। तो अचानक जो परिवर्तन मैंने बताया
बहुत अच्छी बात बताया मैंने, अचानक परिवर्तन। बात है कि ना मैं गया सुजीत के घर पे, तो सुजीत बड़ा परेशान था, सुजीत ज्वाइन किए हुए, ठीक है। तो हमने देखा कि अरे वाह बच्चा, ये क्या हुआ यार, तुम बड़ा परेशान हो। बोले क्या कहे सर, मुंह घुमाए हुए था, मुंह जब हमारे तरफ किया तो हमने देखा कि इसका नाक एकदम फूल के पकौड़ी के तरह हो गई। बोले काहे जी, काहे? बोले देखिए ना सर, बहुत इलाज करवाए लेकिन ये नाक जो फूला है, फूलले है, पचक ही नहीं रहा। बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ उपाय नहीं हुआ, इसका फेनोटाइप बिगड़ चुका था। किसी तरह से कुटुंब कुटुंब को बुला के सेटिंग वुटिंग करवा के हम शादी विवाह करवा दिए। साल भर बाद गुड न्यूज दिया, वो इसके घर में बेटा जन्म लिया। इसके बाबूजी बड़ी खुश, अरे हमें तो पोता होगा पोता होगा। लेकिन देखा तो मालूम चला ना कि पोता के नाक पकौड़ी की तरह फूलल है। ए बाबू बड़ी परेशानी। किसी तरह से बचवा को बहुत डॉक्टर से दिखाया गया लेकिन कोई उपाय नहीं, उसका फेनोटाइप ही ना चेंज कर गया था। तो उसका बचवा बड़ा हो गया। सुजी ध्यान से सुनना, बचवा बड़ा हो गया। अब कुटुंब आवे तो बाबू देख के पहले देख के हड़क जा, बेटवा के भी नाक फुलौड़ी ये सब देखे तो वही हड़क जा, बोले ना ना ब्याह शादी ना करेंगे इसके घर में। तो हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। अब उसका किसी तरह से शादी उदी करवा दिया गया, तो इसका बेटा भी जो था अपने बाप पर गया साल भर के अंदर अंदर। गुड न्यूज, ए बाबू उसका भी जो बचवा हुआ ना हो, और कोरोना किया पकौड़ी की तरफ फूलल था। मतलब ये गुण खानदानी हो गया, ये गुण जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है। तो बच्चों ये गुण जनरेशन टू जनरेशन तो जा रहा है, लेकिन ये प्रभाव कहां डाल रहा है, आंतरिक स्ट्रक्चर पर कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर? तो बच्चों फेनोटाइपिक। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे प्रभाव डाल रहा है। तो जब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे प्रभाव डालेगा तो हो न हो उस नाक के जीन में या नाक बनाने वाला क्रोमोसोम में अचानक परिवर्तन हुआ होगा, और उसी परिवर्तन का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है। तो नाक का फुलौड़ी की तरह हो जाना, नाक का फूल जाना, इसके पीछे का कारण क्या है बच्चों? इसके पीछे कारण है म्यूटेशन। म्यूटेशन आप लोग देख पा रहे हैं सारे लोग, इसके पीछे का कारण क्या है? म्यूटेशन। याद रखिएगा कि म्यूटेशन के ही कारण बच्चा का नाक खुल गया था। लेकिन क्यों अचानक परिवर्तन हुआ, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो क्यों अचानक परिवर्तन हुआ? तो जिसके कारण म्यूटेशन हुआ था, जिस फैक्टर के कारण, जिस फिनोमेना के कारण, जिस केमिकल के कारण, जिस एक्सटर्नल एजेंट के कारण, जिस रेडिएशन के कारण म्यूटेशन हुआ था ना दोस्तों, उस फैक्टर को, उस कारण को कहेंगे म्यूटाजेनिक एजेंट। क्या कहेंगे बच्चों? म्यूटाजेनिक एजेंट। याद रखिएगा, उस फैक्टर को हम लोग बोलेंगे म्यूटाजेनिक एजेंट। म्यूटाजेनिक एजेंट्स, ठीक है ना। तो म्यूटाजेनिक एजेंट का डिफिनेशन आप बड़े ही अपने अच्छे अंदाज में बोल सकते हैं कि वे एक्सटर्नल फैक्टर जो आर्टिफिशियल म्यूटेशन उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे? म्यूटाजेनिक एजेंट। यानी those factor are caused to the artificial mutation is called mutagenic agent। जानबूझ करके अगर हम म्यूटेशन उत्पन्न कर दे, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? म्यूटाजेनिक एजेंट कहेंगे बच्चों। क्लियर? अब ये म्यूटाजेनिक एजेंट है क्या? एक्चुअली में ना, बेचारा सुजीत एगो शादी में गया था पार्टी अटेंड करने, इसका एक वहां दुश्मन था। वो क्या किया जानते हो? इसको एक लड्डू खिला दिया और उस लड्डू में केमिकल मिला दिया था। अभी बेचारा लड्डू खा के तो शांति से घरे आके सो गया, पार्टी अटेंड कर लिया, लेकिन घर पर जब आके सोया तो हुआ क्या कि इसके लड्डू में जो केमिकल था, उस केमिकल में नाक को फुलौड़ी की तरह बना दिया। यानी नाक को फुलाने का काम कौन किया? कौन किया नाक को फुलाने का काम? केमिकल। तो म्यूटाजेनिक
एजेंट के रूप में हम किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले केमिकल। तो ध्यान दीजिएगा, तो म्यूटाजेनिक एजेंट, तो हम कह रहे हैं कि वह कारक, वह फैक्टर जो म्यूटेशन कॉज करता है उसे हम क्या कहेंगे? म्यूटाजेनिक एजेंट कहेंगे। और ये म्यूटाजेनिक एजेंट में सबसे पहला एजेंट क्या है? म्यूटेशन। ओके, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे फ्लैक्स हो रहा होगा, मैं विंडो को थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। ओके बच्चों, क्लियर? वेलकम वेलकम बच्चों, आप लोग वीडियो को आसानी से देख पा रहे होंगे। चलिए, बोर्ड पर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। सब लोग जो भी जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में टीच मिनट पे। और ये जो क्लासेस चलेगा आपका डेली 11 से 12 टीच मिनट ऐप पे डेली क्लास चलेगा। और बच्चों ये 12th का क्लास चलेगा, और 11th का क्लास जो है 3 से 4 डेली शाम में 11th का क्लास चलेगा 3 से 4। ओके बच्चों, और ऑफलाइन क्लास मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। अपना ब्रांच रवि बायोलॉजी क्लासेस गया एट मनमोहक स्वीट्स बाईपास गया। अगर आप तो आसानी से देखिए। ओके बच्चों, क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। और सारी बातें जो फैक्टर है, क्या कारण था कि बंदरों का पूंछ गायब हो गया और मानव का पूंछ आज नहीं है। तो बंदरों में से मानव का जब उत्पत्ति हुआ, जब ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ, तो बंदर का पूंछ था और मानव का पूंछ नहीं है। क्यों? इसके पीछे का कारण म्यूटेशन है, लेकिन कौन सा म्यूटेशन, इस पे मैं भी चर्चा करने जा रहा हूं। तो याद रखिए कि म्यूटेशन कॉज करने वाला फैक्टर, जो म्यूटेशन उत्पन्न करता है, उस फैक्टर को क्या कहेंगे? म्यूटाजेनिक एजेंट कहते हैं, म्यूटेशन कॉज करने वाला एजेंट कहेंगे। क्लियर? और म्यूटाजेनिक एजेंट में पहला एजेंट क्या है? केमिकल, और दूसरा एजेंट है रेडिएशन। रेडिएशन के कारण भी म्यूटेशन होता है, याद रखिएगा कि रेडिएशन के कारण भी म्यूटेशन होता है बच्चों। तो दो चीजें हैं, एक केमिकल है और एक रेडिएशन है। तो इस रेडिएशन से भी आपको म्यूटेशन होगा और केमिकल से भी म्यूटेशन होगा। तो मैं उस कुछ केमिकल्स का नाम बताने जा रहा हूं जो हमारे जीन के या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर में अचानक परिवर्तन ला देता है, और परिवर्तन ला करके हमें म्यूटेशन उत्पन्न करता है। ओके बच्चों, तो उसकी बात करने जा रहा हूं, तो केमिकल की बात करने जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग उस केमिकल पर चर्चा करते हैं जो म्यूटेशन कॉज करता है। ओके, उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम रेडिएशन पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लें कौन कौन से केमिकल हैं जो म्यूटेशन कॉज करता है। सबसे फर्स्ट केमिकल का नाम है नाइट्रिक एसिड। याद रखिएगा, नाइट्रस एसिड। ओके, ये नाइट्रस एसिड म्यूटेशन कॉज करता है। उसके साथ साथ फॉर्मल्डिहाइड, देख रहे हैं सारे लोग? तो फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, माय गॉड, नाइट्रोजन मस्टर्ड। कभी आप लोग सरसों का तेल का जब डब्बा खोलिएगा, जब सरसों के तेल का डब्बा आप खोलिएगा तो एक झांस मारे, ओ माय गॉड, आंख से आंसू तक आ सकता है। तो याद रखिए, उस सरसों के तेल में नाइट्रोजन मस्टर्ड था, यानी नाइट्रोजन गैस था,
और प्यारे बच्चों, वो जब आपकी आंखों में जाता है ना, तो आपके आंख के जीन का या क्रोमोसोम के केमिकल कंपोजिशन को बदल सकता है। अगर वो केमिकल कंपोजिशन को बदल दिया तो हो न हो आपको क्या हो जाएगा, म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। तो इस बात को भी आप याद रखिए बच्चों। चलिए दूसरे और केमिकल के भी नाम बता रहा हूं। इथाइल मीथेन, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल मीथेन सल्फोनेट। तो ये इथाइल मीथेन सल्फोनेट एक केमिकल है जो हमारे जीन के या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाएगा और म्यूटेशन उत्पन्न कर सकता है। एक का नाम है इथाइलाइन ऑक्साइड, तो मैं लिख देता हूं ई नंबर पे, इथाइलिन ऑक्साइड। एक नंबर पे कैफीन, जी नंबर पे मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस और नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, मस्टर्ड कैफीन पे दिखाई दे रहा है ना बच्चों। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर में कैफीन, ये जी कैफीन में मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। उसके बाद एक और है फिनॉल, फिनॉल का नाम, ओके। तो ये सारे गैस है बच्चों, ये सारे गैसेस का नाम आप जानते हैं और जान रखिए ये सारे केमिकल्स हैं जो म्यूटेशन कॉज करता है। तो कहीं भी कहीं ये म्यूटेशन से एक या दो क्वेश्चन नीट में चिपका देता है, तो इतने म्यूटेशन का अगर नाम बच्चों तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट को, तो कैसा म्यूटेशन, नेचुरल म्यूटेशन की आर्टिफिशियल, तो हम और आप जो म्यूटेशन फैला रहे हैं उसे आर्टिफिशियल म्यूटेशन कहते हैं बच्चों। तो जो आर्टिफिशियल म्यूटेशन है उस आर्टिफिशियल जो फैलाने वाले जो फैक्टर है उसे हम कहेंगे क्या, तो म्यूटाजेनिक एजेंट कहेंगे। ओके बच्चों, ये आप लोग याद रखें। ओके बच्चों, लगता है म्यूट हो गया था, कोई बात नहीं। चलो आगे मैं स्टार्ट करता हूं। तो केमिकल में आपको केमिकल का नाम याद रखिए। तो नाइट्रस एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइलिन ऑक्साइड, कैफीन और उसके साथ साथ क्या है, मस्टर्ड गैस और फिनॉल। अरे बच्चों आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे बच्चों, ये तो जरूर जानते होंगे फिनॉल कैसे बनता है ना। तो फिनॉल भी आपको म्यूटेशन कॉज करता है। उसके साथ साथ मस्टर्ड गैस जो सरसों का गैस है उसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो सरसों का तेल हमारे मगज में उसको कड़वा तेल लोग बोलता है, तो उस कड़वा तेल में से भी झांस मारता है, तो उस झांस मारने वाला तेल से आपको म्यूटेशन हो सकता है, यानी कि उस डब्बे को या तेल को अगर खोलेंगे तो अपनी शरीर को उससे थोड़ा देर के लिए दूर रखें, उसकी गैस को उड़ने दें। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कैफीन। जो लोग कॉफी या चाय पसंद करते हैं उन लोगों के लिए मैं बात स्पेशल करने जा रहा हूं। जो लोग कॉफी और चाय पसंद करते हैं उन लोग के लिए बात कहने जा रहा हूं। जिंदगी जीना है तो चाय कॉफी से दूर रहना है। आपके बॉडी में इम्यूनिटी है, आपके बॉडी में वो क्षमता है जो आपको स्वस्थ रख सकता है। लेकिन चाय और कॉफी अगर पीते हैं आप तो उसमें कैफीन है, जो कैफीन आपको उसके एडिक्टिव बना सकता है, उसकी लत लगा सकता है। तो आप बच्चों चाय और कॉफी से दूर रहें, स्पेशली अंडर 30। जो 30 ईयर से नीचे के 30 साल से नीचे के लोग हैं
वो चाय और कॉफी से थोड़ा दूर ही रहें, तो आपकी इसमें भलाई है, जिंदगी आपकी लंबी हो सकती है। ये बात मेरे चाहने वाले मानते भी हैं, और जिसने मुझे बताया, हमारे गुरु ने हमें बताया, तो उसकी बातों को, उनके बातों को मैं मानता हूँ, याद रखता हूँ। तो चाय कॉफी से थोड़ा दूर रहें, आपका इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगा, क्योंकि चाय कॉफी में कैफीन नाम का केमिकल रहता है जो म्यूटेशन भी कॉज करता है। तो ये सारे केमिकल्स हैं जिस केमिकल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं रेडिएशन के बारे में। तो आप लोग बहुत सारे रे यानी किरणों के बारे में जानते होंगे। नॉर्मली एक्स किरणें, एक्स रे, एक्सरे मशीन से निकलता है एक्स रे। सूर्य के प्रकाश में होता है यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे। इसके अलावा और भी आप लोग कोई नाम जानते हैं रे का, आप बता सकते हैं, तब तक मैं इरेज करता हूं। ओके, तो केमिकल के बारे में मैंने बताया, अब आप लोग रे के बारे में बताइए। ओके बच्चों, म्यूटाजेनिक एजेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, म्यूटाजेनिक एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट के बारे में जान रहे हैं। तो उसमें मैंने पहला एजेंट बताया केमिकल के बारे में। जो केमिकल है वो क्या कर रहा है, रेडिएट म्यूटेशन उत्पन्न कर रहा है। अब मैं दूसरा एजेंट बताने जा रहा हूं जिसका नाम है रेडिएशन। ठीक है ना, रेडिएशन। ओके, तो अब मैं रेडिएशन के बारे में आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूं। तो रेडिएशन भी आपको कॉज करेगा म्यूटेशन। तो रेडिएशन में रे की हम बातें करेंगे, किरणों की बातें करेंगे, है ना। कौन कौन सा रे है जो म्यूटेशन कॉज करता है। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये बात को जानिए कि रे दो तरह की होती है। कौन कौन बच्चों, एक होता है आयोनाइजिंग रे और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रे। आयोनाइजिंग रे मतलब सर जिसपे आयन हो, जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो बच्चों। तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो, जिस रे पे आयन होगा उसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहेंगे, और जिस रे में आयन नहीं होगा उसे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। ओके बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस बात को तो कतई टेंशन नहीं लेना है कि आप लोग समझ में नहीं आए, समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन लास्ट तक इस वीडियो को, इस लेक्चर को जरूर सुने और जुड़े रहें, ध्यान दीजिएगा। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग, जिससे आयन की मात्रा नहीं हो, जिसमें किसी भी प्रकार का आयन नहीं हो, किसी प्रकार का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज नहीं हो। तो रेडिएशन को दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट दिया मैंने, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्लियर। अब मैं कुछ रेडिएशन का एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक्स किरणें, एक्स रे, एक्सरे मशीन से आया एक्स रे। उसके साथ साथ मैंने बताया सनलाइट से क्या आया, अल्ट्रा वायलेट रे। ओके, उसके साथ साथ तारों से, ओ माय गॉड, तारों से भी किरणें आती है, तभी तो हम रात में उस तारों को टिमटिमाते देख पाते हैं। उस रे को कहते हैं कॉस्मिक रे। कौन सा रे, कॉस्मिक रे, याद रखिएगा। जो तारों से आया उसको बोलेंगे कॉस्मिक रे। और बचवा यही बात याद रखना, गांव में देहात में लोग बहुत गर्मी लग रहा है तो गोबर से अगना जमीन निपल रहे ना तो ओकरे पर लोग सूख जाता है। ए बाबू, जमीन में से भी एक किरण निकलता है, उसका नाम है टेरेस्ट्रियल रे। तो याद रखिए, जमीन से निकला टेरेस्ट्रियल रे, तारों से आया कॉस्मिक रे, सन से आया अल्ट्रा वायलेट रे, एक्सरे मशीन से निकल गया एक्स रे। और सुनिए, कुछ किरणें हैं रेडियो एक्टिव रे। ओ माय गॉड, जैसे में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे। तो ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे, ये तीन तरह का रे
को बोलेंगे क्या हम, ये रेडियो एक्टिव रे, ये रेडियो एक्टिव रे भी म्यूटेशन कॉज करता है। आप लोग नोटिस किया होगा, अभी अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे बोला, मैंने तीनों में रे नहीं लगाया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने तीनों में रे नहीं लगाया है। एक बार बोला है अल्फा पार्टिकल, दूसरा में भी बीटा पार्टिकल और तीसरा को रे कह रहे हैं, यानी कि अल्फा को पार्टिकल जोड़ा, यानी अल्फा और बीटा पार्टिकल। सर इसको अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे क्यों नहीं कहें? सवाल होनी चाहिए ना, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं ये सवाल होना चाहिए कि नहीं, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे आपने क्यों नहीं कहा, और कहा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे क्यों कहा? किसी का ये सवाल है या नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। ओके ओके, दिस इज एक इम्पोर्टेंट सवाल, इसलिए आपको ध्यान दीजिएगा। जो लोग चैट में लिख रहे थे आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत, और जो लोग बोले उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सवाल यहाँ पे एकदम पॉइंट भी नोटेड, क्यों आपने अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे कहा, तीनों को रे इसलिए नहीं कहा क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि अल्फा पार्टिकल, इसलिए मैंने बोला कि अल्फा पार्टिकल में कुछ वजन होता है, बीटा पार्टिकल में वजन होता है, वेट होता है, लेकिन गामा रे में वेट नहीं होता रे। तो याद रखिएगा बचवा कि गामा रे में किसी प्रकार का वेट नहीं होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल में वेट होता है। तो ये सारे रेडियो एक्टिव रे के अंतर्गत आएंगे और ये भी म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो मैंने रे की बातें किया, किरणों की बातें किया, रेडिएशन की बातें किया, और रेडिएशन में मैं आप लोगों को जुड़ा देता हूं मैंने कितने रेडिएशन की बातें किया। एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, कॉस्मिक रे, टेरेस्ट्रियल रे, यूवी रे तो वही है। उसके साथ साथ मैंने बताया आप लोग क्या, उसके साथ साथ मैंने बताया आप लोगों को अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। तो ये सारे रेडिएशन कॉज करने वाले हैं, और इसको मैं दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटूंगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ओके, तो रेडिएशन को मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूं बच्चों। रेडिएशन को कितने कैटेगरी में बांट रहा हूं? दो कैटेगरी में। पहला आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, पहला क्या हो गया? आयोनाइजिंग रेडिएशन। और दूसरा हो जाएगा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। दूसरा हो गया नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्लियर? तो पहला हो गया आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा हो गया नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्लियर बच्चों? चलो, तो आगे जो हम लोग बातें करेंगे, पहला आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब इसमें आप लोग को तो मैं एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूं कि जिसमें आयन होगा, आयन बोले तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उसको बोलेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन, और जिसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो उसे बोलेंगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर। अब एग्जांपल हो जाए कि सर कौन कौन है जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, मैं कैप लगा दूंगा। तो कौन कौन है जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जो आयन उसमें है? तो सबसे पहले बच्चों रेडियो एक्टिव रे की मैं बातें करने जा रहा हूं। इसको रेडियो एक्टिव रे। तो रेडियो एक्टिव रे क्या करता है? यह एक प्रकार का आयोनाइजिंग रेडिएशन है, और रेडियो एक्टिव रे में एक नाम आता है सबसे पॉपुलर, कौन सा रे? गामा रे। बोलन रे, कौन सा रे? गामा रे। उसके साथ साथ एक्स रे, उसके साथ साथ
कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे। ओके बच्चों, ये कॉस्मिक रे कहां से आया सर? तो कॉस्मिक रे कहां से आ गया? तारों स्टार के से। शहर। तो जो तारों के शहर से आ गया उसी को तो मैंने बोल दिया है कॉस्मिक रे। और एक्सरे मशीन से निकला एक्स रे। और रेडियो एक्टिव रे का सुपर डुपर एग्जांपल कौन है? गामा रे। ये सारे आयोनाइजिंग रे हैं। ओके, ये इसमें जो पेनिट्रेशन पावर है, भेदन शक्ति है, छेदने की शक्ति है, वो छेदने की शक्ति सबसे ज्यादा है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं गामा रे का। 10 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार, ये जो दीवार है मान लो 10 इंच है, इतनी मोटी है, ठीक है ना? ये कंक्रीट की दीवार इतनी मोटी है, लेकिन 10 फीट अगर मोटा कंक्रीट का दीवार रहेगा उसको भी छेद करके पार हो सकता। तो ये मट्टी का शरीर का तो है बाबू, इसको गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे तो आसानी से छेद के पार हो जाएगा जी। तो ये सारे आयोनाइजिंग रेडिएशन है। और मैं दोस्तों छत पे सोया था, वही गाना सुन रहे थे आप, बेटा छत पे मत सोना जा करके, नहीं तो छत पे कौन आवेगा? ऊपर से तारों की शहर से कौन आ जाएगा? कॉस्मिक रे। तो छत पर बिना किसी शेल्टर के, बिना किसी छत के, या बिना किसी दूसरे स्ट्रक्चर के आप छत पे ओपन ना सोए, नहीं तो ओपन सोने से तारों से जो आने वाला कॉस्मिक रे है वो आपके सॉफ्टर ऑर्गन, ब्रेन, किडनी, लीवर, हार्ट, ऐसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर, टेस्टिस और ओवरी पे भी इफेक्ट डाल सकता है और म्यूटेशन कॉज करता है। अगर चचा टेस्टिस में जो स्पर्म बढ़ रहा था उस समय कॉस्मिक रे आया और स्पर्म में पूंछ बनाने वाला जीन को ध्वस्त कर दिया। ए बेटा, वही स्पर्म जाके अंडा से फर्टिलाइज कर गया तो क्या होगा? क्या होगा? पूंछ नहीं बनेगा बचवा की और का, तो पूंछ बनाने वाला जीन तो गायब हो चुका है रेडिएशन के कारण। तो छत पे बच्चों जब भी सोए, गर्मी लग रहा है, लाइन कटा हुआ है, छत पे गए सो गए, बोले ना 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 सोइए, लेकिन ऊपर से करकट हो या मच्छरदानी हो, उसके ऊपर से भी आप कुछ शेल्टर लगा ले, कुछ चीजों से आप अपने आप को कवर कर ले कि डायरेक्ट सर कॉस्मिक रे आपके बॉडी पे ना आए और आपको इफेक्ट ना डाले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये याद रखिएगा, नहीं सर तो फिर परदेसी परदेसी जहां नहीं बड़ा चल जाइएगा, ठीक है ना? बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो सर ये अर्थ के चीजें, चारों तरफ लेयर होता है ना, वो प्रोटेक्ट नहीं करता ये रे से? हाँ फिर से बोल लो, क्या क्वेश्चन था? सर अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो क्या वो प्रोटेक्ट नहीं करते हैं? हाँ ये लेयर्स होते हैं, हमारे स्किन पे भी लेयर्स होते हैं, लेकिन ये हम लोग को प्रोटेक्ट भी करता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मली लगभग लगभग कोई ना कभी तो छत पे सोए ही होंगे, लेकिन जिस दिन रेडिएशन का पेनिट्रेशन पावर या स्पीड ज्यादा रहा तो आपके बॉडी पार्ट को पेनिट्रेट कर सकता है, म्यूटेशन कॉज कर सकता है, वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता ही है। लेकिन जानबूझ करके हम क्यों ये गलती कर बैठे हैं, ठीक है ना? सर अर्थ के लेयर के बारे में बोल रहे हैं। था, लेकिन आज शराब हम लोग को बड़ा फायदा दिया, उसी अल्कोहल को सैनिटाइजर में मिला के सब लोग हैंड सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, बोलिए ना। तो शराब से नुकसान है तो आदि नहीं बनना है, उसको दवाई के रूप में यूज करना था, लेकिन लोग उसको आज 1 पैक, कल 2 पैक, कल 4 पैक, परसों ठर्रा कट कट ठारा किया, स्टाइल मारा जिया। ओए बाबू, तो ये देसी ठर्रा आप क्यों पी रहे हैं या अल्कोहल के आदि क्यों बन गए? तो आपको तो प्रोटेक्ट शरीर करेगा ही, लेकिन कब तक? जब तक इसमें है दम, लगे रहो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा तभी मजा आएगा। एक बच्चा अभी और कोई जुड़ा है, कौन है? जो भी जुड़ा है आपका स्वागत है, वेलकम है।
संजय, संजय बोले तो विजय, ठीक है कोई बात नहीं। आगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की मैं बातें करूंगा, बड़ा ही मजा आने वाला है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि वो रेडिएशन जो जिसमें किसी प्रकार का आयन नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो अभी तक मैंने रे का नाम बताया था, कौन कौन रे बताया था, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, रेडियो एक्टिव रे, और बताया था मैंने कॉस्मिक रे, टेरेस्ट्रियल रे। तो देखिए जितना नाम मैंने बताया था उसमें से कौन सा नाम लिखा जा चुका है, देख लीजिए ध्यान से, सब लिखा हुआ है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रे नहीं लिखा हुआ है। तो इसका सुपर डुपर एग्जांपल हो जाएगा अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे या टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल रे, टेरेस्ट्रियल रे, टेरेस्ट्रियल रे अगर नहीं आते हैं तो अभी एक और नाम बताया था अल्फा पार्टिकल और साथ में बीटा पार्टिकल। तो ये सारे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और कौन, टेरेस्ट्रियल रे और अल्ट्रावायलेट रे, ये नॉन आयोनाइजिंग है, इस पे आयन नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, लेकिन बच्चों ये भी तो म्यूटेशन कॉज करता है। क्लियर? तो ये म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट थे। सबसे पहला एजेंट मैंने बताया केमिकल के बारे में, कुछ रसायनों के बारे में मैंने बताया, उसके बाद मैंने बताया रेडिएशन के बारे में, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, उसका मैंने एग्जांपल प्रस्तुत कर दिया। क्या म्यूटेशन करने से कोई फायदा है? ये बंदर वाला पूछ हम लोग में भी रहता तो बड़ा मजा आ जाता। नहीं, सबसे पहले मजा तो यही आता कि हम लोग का पूछ अगर रहता तो बचवा संजय ध्यान देना, अरे अश्विनी भी है कोई बात नहीं, तो अगर हम लोग का पूछ रहता तो फुल पैंट में 2 चैन लगाए पड़ जाता, महिलाओं को भी समस्या होता नहीं। खैर छोड़ो, वो सब तो दूर दूर की बात है बचवा लोग, ध्यान से सुनिएगा। तो ये रेडिएशन के कारण बंदर का पूंछ आज गायब हो गया, इस म्यूटेशन के कारण बंदर का पूंछ गायब हो गया। तो केमिकल के भी कारण म्यूटेशन होता है और रेडिएशन के भी कारण म्यूटेशन होता है। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई परेशानी, थोड़ा सा भी दिल में दर्द, कसक, कुछ नहीं। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है, रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के इवोल्यूशन में, प्लांट के डेवलपमेंट में म्यूटेशन का कोई रोल है, कोई बेनिफिट है? म्यूटेशन से हम लोग को नुकसान भी है तो फायदा भी है। आप लोग को मैं बता दूं, इसमें पढ़ा है कि और मैंने रिसर्च में पढ़ा, उस वैज्ञानिक का नाम था वाइशमान। तो वाइशमान साहब कहते हैं कि जिस तरीके से मानव जाति में परिवर्तन होते जा रहा है, मानव जाति का विकास होते जा रहा है, अगर ऐसे ही विकास होते रहा 10,000 साल के बाद, 10,000 साल के बाद ये बाल हमेशा ऐसे ही रहेगा चचा, कभी कोई इस पे हरियाली नहीं आएगा, ये बाल हमेशा ऐसे ही रहेगा। मतलब हेयरलेसनेस पर्सन पैदा होंगे, जितने बच्चे पैदा होंगे हेयरलेसनेस, क्योंकि सारे लोग इस रेडिएशन के शिकार हो चुके। आज हम और आप भी इस रेडिएशन के शिकार। ये टीचमेंट, गूगल मीट, जूम ऐप, यूट्यूब, जो भी फलना ढंगा है, सारा का सारा रेडिएशन से ही चल रहा है। जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं रेडिएशन से ही चल रही है। तो आने वाले 10,000 सालों में जो बच्चे पैदा होंगे हेयरलेसनेस होंगे। हम लोग आज स्टाइल मार लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाला समय परिवर्तन लाने वाला है। क्लियर बच्चों? खैर छोड़ो, आगे मैं बढ़ता हूं। ये सारे वीडियो 10,000 साल के बाद अगर देख लिया मेरा वीडियो 10,000 साल के बाद, बोले वाह तो टकला बड़ी बढ़िया बात बोला था रे, लाजवाब बात बोला था, तो भविष्यवाणी करके गया था।
बोले ना बेटा अभी तो 10,000 तो ना, लेकिन 100 साल तक थे पानी में, है कि नहीं बच्चों? आप लोग का प्यार और दुआ रहा। खैर चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन से क्या हमें बेनिफिट है। ओके, म्यूटेशन का क्या बेनिफिट है, उन बातों को मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं। रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन ऑफ प्लांट लाइफ, है ना? तो म्यूटेशन का रोल हम लोग पढ़ेंगे, रोल ऑफ म्यूटेशन। कौन सी बात पर पढ़ेंगे? रोल ऑफ म्यूटेशन। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में बताया था, एक गेहूं की वैरायटी थी। सबसे पहला बात, जो गेहूं की वैरायटी थी उसका नाम था शरबती सोनारा। तो शरबती सोनारा में जानबूझ के म्यूटेशन करके उसके सेमी ड्वार्फ स्पीशीज को, सेमी ड्वार्फ स्पीशीज को अगर कर ले तो बौना गेहूं, ठीक है ना? तो बौना गेहूं का डेवलपमेंट कराया गया, छोटे छोटे दाने वाला गेहूं बनाया गया, और उसका पैदावार, उसका जो क्रॉप प्रोडक्शन है, उसका जो फसल का उत्पादन है, और गेहूं की तुलना में अधिक। नॉर्मल गेहूं एक कट्ठा में 1 मन 2 मन हो रहा है, तो सीधे 2.5 से 3 मन तक गेहूं हो सकता है। तो इसकी वैरायटी को डेवलप किया गया बाय द म्यूटेशनल सेंट के द्वारा, म्यूटेशन कॉज करके किया गया। तो उस गेहूं का नाम है शरबती सोनारा, शरबती सोनारा, याद रखिएगा। तो शरबती सोनारा नामक गेहूं में म्यूटेशन उत्पन्न करके क्या उत्पन्न किया गया, उसके पैदावार को बढ़ाया गया। गेहूं में नॉर्मली क्या मिलता है हम लोग को? गेहूं हम लोग खाते हैं ना, गेहूं का चपाती, आटा बना के, आटा से चपाती बना के खाएं, तो गेहूं में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, म्यूटेशन के द्वारा इस गेहुआ के अगर आटवा से रोटियां बना के खाइएगा, तो इस गेहुआ के आटवा में जो रोटियां बनेगा उसमें आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट यानी ताकत, प्रोटीन यानी बॉडी बिल्डिंग। तो आपके बॉडी का बिल्डअप करने के लिए, हाथ अगरबत्ती मोमबत्ती को मजबूत करने के लिए, 6 पैक बनाने के लिए, एकदम ग्रेट खल्ली बनने के लिए प्रोटीन चाहिए, ताकत के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो लगा दीजिए ना खेतों में लाके शरबती सोनारा, यह एक गेहूं की वैरायटी है। ओके बच्चों, तो दूसरा फैक्टर कि गेहूं में हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। उसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ एक और चीज, लाइसीन नाम का अमीनो एसिड, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो अति पढ़ाऊंगा अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड पढ़ाऊंगा, उसमें एक है लाइसीन। तो लाइसीन अमीनो एसिड जो होता है, जो हमारे बॉडी में एंजाइम और हार्मोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एंजाइम हार्मोन भी बना दिया, अपनी बॉडी को मजबूत भी कर दिया, है ना? उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी भी दे दिया। तो बड़ा फायदा है जी शरबती सोनारा से, ठीक ना? तो वो सब याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी पॉइंट, एक बारेली, बारेली कौन कौन खाए हैं? बारेली मतलब होता है जौ, और जौ से ही हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान वगैरह वगैरह बनाया जाता है। तो कॉम्प्लान तो बोलते आई एम कॉम्प्लान बॉय, तो हम कहते हैं बेटा बाबूजी के नाम भुला दो, फादर के नाम नहीं देना, कॉम्प्लान। पागल बेटा, मेरा प्रचार भी देना तो गजब देता है, बड़ा अच्छा से क्या बोले, आई एम कॉम्प्लान बॉय, बड़ा घंटा कॉम्प्लान बॉय। अरे कॉम्प्लान बनाया गया कैसे? तो बारेली के द्वारा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बारेली, बारेली। तो बारेली की 2 स्पीशीज तैयार की गई। एक का नाम है, बढ़िया नाम है इरेक्टाइडाइल्स, एक का नाम है ईसेरिफेरम, ईसेरिफेरम। तो 2 चीजें हैं, इरेक्टाइडाइल्स और ईसेरिफेरम। तो ये सेरिफेरम और इरेक्टाइडाइल्स, ये दोनों बारेली की स्पीशीज है, जिसका पैदावार बढ़ाया गया। हमारे यहाँ लोग बारेली को कोई नहीं पूछता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग, जो लोग नहीं जानते वो पूछ, जो लोग गांव देहात से, वो
जौ से सत्तू बनाते हैं और उस सत्तू को पी लेते हैं। बेटा मैं चैलेंज करता हूँ, एक गिलास बारेली जौ का सत्तू और एक गिलास कॉम्प्लान पीजिए, दोनों में आपको फायदा देसी करेगा, इसीलिए देसी। ओके, याद रखिएगा। हमारे यहाँ लोग बारेली को बहुत कम यूज करते हैं, बाबे हैं जौ खाएंगे, बड़ी खराब चीज है, भासर भासर खाने में लगा। लेकिन अमेरिका, कनाडा, यूएसए, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, जापान, ये सारे लोग जो डेवलप कंट्रियां हैं, ये हमारे यहाँ से जौ को ले जाते खरीद खरीद करके। हम लोग चाचा बेच देते, ले जा, हमने बूट खा वो चना, मतलब चना ज्यादा तो प्रोटीन बारेली में है, उसकी 2 वैरायटियां लाइए, इरेक्टाइडस और ईसेरिफेरम। ये दोनों वैरायटियां किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है बच्चों प्रोटीन के लिए। ये दोनों प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है और इसके उत्पादन को बढ़ाया गया। ओके, धान, धान का मौसम हाल है पेडी, राइस, है ना, हाँ। अरे हम लोग जब चावल खाते हैं ना, तो पहले लोग चावल कैसे बनाते? पहले लोग ऐसे ही चावल माड़ बसाए, माड़ को फेंक दिए, भात खा सीटी। अब तो नहीं, कुकर आए से सीटी और भात दोनों खा रहे हैं। लेकिन चावल में हमें मिलता क्या था? कार्बोहाइड्रेट। ओके, चावल में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आज मैं एक वैरायटी की नाम बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है रिम्मी। क्या नाम है बच्चों? रिम्मी। बहुत ही अच्छी नाम है, रिम्मी, याद रखिएगा। तो रिम्मी जो है, ये रिम्मी नाम के, रिम्मी इसमें रिमी, रिमी जो धान की वैरायटी है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या मिल जाएगा? प्रोटीन। बाजार में सर्च मार लीजिए, रिमी धान को लगाइए, खाइएगा तो ताकत भी मिलेगा और बॉडी तंदुरुस्त भी रहेगा। इन्हें क्या है, प्रोटीन खाए पड़े ना बाबू, ना, प्रोटीन भी मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। ओके बच्चों, आगे आगे 5वां नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे लाजवाब बात और खतरनाक बात, ध्यान से। आज किसी को भी जख्म होता है ना, तो इंजेक्शन पड़ता है पेनिसिलिन का। ओके ना, तो ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये म्यूटेशन के द्वारा कराया गया। तो म्यूटेशन फैलाने वाले एजेंट को क्या कहेंगे? म्यूटाजेनिक एजेंट। और म्यूटेशन कौन फैला रहा है? तो म्यूटाजेनिक एजेंट। तो म्यूटेशन करके, जानबूझ करके हमें फायदा हो रहा है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया गया पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया गया पेनिसिलियम नोटेटम से। याद रखिएगा, कौन सा फंगस का मैं नाम बता रहा हूं? पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंगस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो ये बहुत ही बड़ा फायदे वाली चीज है। ओके बच्चों, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। मैंने 5 रोल बताया है, सरस्वती सोनारा मैंने बताया, फिर लाइसिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इसे मिल जाएगा आपको। बारेली की 2 वैरायटियां बता दी, इरेक्टाइडस एंड ईसेरिफेरम। पैडी और राइस की वैरायटी का है रिम्मी, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी मिल जाएगा। और पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम से आपको पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक मिलेगा, जो आपके जख्म को भरने में बहुत ही हेल्पफुल है। किसी का कोई सवाल? जेनेटिकल डिजीज का, मैं वैसे बीमारियों पर चर्चा करूंगा जो खानदानी है। जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो जेनेटिकल डिजीज की बातें करूंगा, जो बीमारियां खानदानी जाती है, उन बीमारियों पर मैं चर्चा करूंगा बच्चों। क्लियर? तो जितने भी लोग जुड़े हुए थे सभी का स्वागत है। जैसे मैं प्रतीक्षा पांडे, अश्विनी, दीपक, संजय, अंकुश, अर्जुन और भी लोग हैं जी, सुजीत, करुणा, संध्या, खुशी, शांतनु, नेहा,
संगीता, अमन वर्मा, वाओ, गुड अमन, गुड। तो सभी का स्वागत है। मैं आपका सबका वेलकम करता हूं। और इस लेक्चर में मैंने आपको म्यूटाजेनिक एजेंट के बारे में बताया। म्यूटाजेनिक एजेंट में रेडिएशन और केमिकल वाला दोनों एजेंट बता दिया। उसके साथ मैंने बताया रोल ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का रोल मैंने पढ़ाया। ओके बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करता है इस चीज को। और अगर आप इस वीडियो को दोबारा भी देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल रवि बायोलॉजी क्लासेस, वहां पे ये वीडियो आपको दोबारा मिलेगा, वहां भी आप देख सकते हैं, हमें प्यार दे सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू। किसी को क्वेश्चन है तो कर सकता है। तो कल के क्लास में क्लिनिकल डिजीज, जेनेटिक्स वाला डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय भारत। बाय सर।